नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11th के टॉपिक फ्रिक्शन के बारे में। और इस टॉपिक से कंपटीशन की दुनिया में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे नेट, जी और जो भी फिजिक्स से संबंधित एग्जाम हैं प्रत्येक में इससे संबंधित क्वेश्चन लगातार पूछे ही जाते हैं। तो टॉपिक है फ्रिक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं घर्षण। तो पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये फ्रिक्शन क्या होता है। तो पहले हम ये जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। मेरे पास में बॉडी एक तो बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। तो क्या करेगी, जो बॉडी बी है ए पे क्या करेगी, मोशन करेगी। तो पीछे की ओर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। यानी ये बॉडी आगे की ओर मोशन कर रही है, ऊपर वाली बॉडी, और नीचे वाली बॉडी स्थिर है। तो ये बॉडी आगे की ओर क्या करेगी, गति करेगी। तो पीछे ये जो नीचे वाली बॉडी है इसको क्या करेगी, रोकने का प्रयास करेगी। और रोकने के लिए क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। वो किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, यानी घर्षण बल कहते हैं। तो फ्रिक्शन एक क्या है, फोर्स है। फ्रिक्शन एक क्या है, एक फोर्स है। और ये फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है, एक अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और ये कैसे लगता है, यानी बॉडी ए है, बी के ऊपर मोशन कर रही है। तो बॉडी बी इसको ए को रोकने के करेगी, प्रयास करेगी। तो क्या है, एक रिलेटिव मोशन है। और रिलेटिव मोशन में क्या है, इसको रोकने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। यानी इसका चलने का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। तो क्या है, सापेक्ष गति क्या करती है, विरोध करती है। यानी रिलेटिव मोशन का क्या करती है, अपोज करती है। ये रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन अपोज, यानी सापेक्ष गति हो रही है। भाई मान लो ये बॉडी है, इसके ऊपर गति कर रही है। तो ये क्या है, सापेक्ष गति है। तो नीचे वाली बॉडी इसको रोकने का प्रयास करेगी। उसी हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। उसके लिए विपरीत दिशा में फोर्स लगाना पड़ेगा। उसी हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और क्या है, जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो कैसे लगता है, टेंजेंशियली लगता है। यानी ये बॉडी है, इसके ऊपर मोशन कर रही है। तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो इसकी जो सतह है, सरफेस है, इसको इसके ऊपर जाने वाली लाइन की तरह लगेगा, यानी पीछे की ओर लगेगा। भाई ये इसके ऊपर मोशन कर रही है, तो पीछे की ओर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। और वही कैसा लगेगा, जो एक कांटेक्ट है, कांटेक्ट को छूता हुआ, यानी स्पर्श करता हुआ, ये टेंजेंशियली टेंजेंट फोर्स है, टेंजेंट कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी फ्रिक्शन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रिक्शन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे हम म्यू एस से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में कहते हैं इसे स्थितिक घर्षण। एक होता है लिमिटिंग, जिसे म्यू एल से रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में कहते हैं इसे सीमांत घर्षण। एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका नोटेशन है म्यू के, और हिंदी में इसे कहते हैं गतिक घर्षण। तो मान लो कोई बॉडी पहले रेस्ट में है, तो हम उसके बारे में ये थोड़ी बता सकते हैं भाई उसमें कितना फ्रिक्शन है। भाई मान लो ये बॉडी रेस्ट में है, तो हमें जो जनरली जानकारी मिलती है, यानी इसके ऊपर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, तभी तो क्या ये रेस्ट में है। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो ये भी इधर उधर गति करती रहती, यानी ये स्थिर नहीं रहती, स्टेबल नहीं रहती। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए फिजिक्स में जानना ये जरूरी है कि इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे। भाई ये बॉडी है, इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगा के देखेंगे कि मैं जो फोर्स लगा रहा हूं उसके सापेक्ष से बॉडी कितना मोशन कर रही है। यदि ये मैं फोर्स लगाऊंगा और बॉडी मोशन नहीं करेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी बॉडी ए है, ये कोई सरफेस है, यहाँ पे बॉडी सिचुएटेड है, इस पे हम फोर्स लगाते हैं। और बॉडी क्या करती है, पीछे की ओर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, एफ आर नाम दे दे। वो क्या करेगी, इसको रोकने का प्रयास करेगी। तो क्या है, बॉडी मोशन नहीं करेगी। तो ये कौन सा
फ्रिक्शन हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। यानी इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, ये गति नहीं करेगी, तब जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ये बॉडी है, इस पे क्या बॉडी को इसके ऊपर रख दिया, और फिर क्या है, फोर्स F लगाते हैं, और पीछे को क्या लगता है, एक फ्रिक्शन लगता है। ये जो हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने से क्या करेगी, बॉडी मोशन करेगी। एक ऐसा मान, एक ऐसा फोर्स का न्यूनतम मान जिससे पहले ये बॉडी मोशन नहीं करे, उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी सीमांत घर्षण। यानी इससे अधिक हम फोर्स लगाएंगे तभी क्या करेगी, बॉडी मोशन में आएगी, उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण। अब भाई मान लो एफ आर है, इसका मान बड़ा हो एफ से, तो ये बॉडी मोशन कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। अब हम क्या करेंगे, एफ का मान बढ़ा देंगे, जिससे क्या करेगी, बॉडी मोशन करेगी। इससे बड़ा भी हो सकता है या इसके बराबर भी हो सकता है, तो बॉडी क्या जाएगी, मोशन में आ जाएगी। उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी बॉडी इसमें आने वाली है। यहाँ पे क्या करते हैं, एफ आर को हम एफ एल भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एफ एल, यानी एफ लिमिटिंग। फिर क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, कोई बॉडी है, यहाँ पे क्या है, सिचुएटेड है, कोई सरफेस पे सिचुएटेड है, इस पे हम फोर्स लगाते हैं, तो क्या है, पीछे को क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, पीछे को फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब क्या करेगा, बॉडी जब मोशन कर रही है तब इसमें जो फ्रिक्शन लगता है, यानी बॉडी मोशन करने के बाद में जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब भाई मान लो मैं जो सरफेस है इसके ऊपर चल रहा हूँ, तो क्या लगेगा, मेरे विपरीत दिशा में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और कब लगेगा, जब मैं मोशन में हूँ तब लगेगा, उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के हो गए। और जो फ्रिक्शन है किस पे डिपेंड करता है, पहले ये देखते हैं। जो फ्रिक्शन है वो किसी भी शेप यानी आकृति पे निर्भर नहीं करता, न भी किसी एरिया पे निर्भर करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन जो सरफेस है उसकी प्रकृति में निर्भर करता है। यानी एफ आर है, जो एफ आर है यानी फ्रिक्शन फोर्स है, किस पे डिपेंड करता है, जो इसकी प्रकृति है, किसकी, सरफेस की, उस पर निर्भर करता है। और ये समानुपाती होता है किसके, आर के। आर मतलब एक तो होता है एक्शन, एक होता है रिएक्शन। यानी मान लो हम चल रहे हैं, तो मेरी पैरों से क्या हो रहा है, सतह के ऊपर एक रिएक्शन हो रहा है, और जो एक सरफेस है वापस क्या करेगी, एक रिएक्शन करेगी, जिससे हम क्या करेंगे, आगे की ओर चलेंगे। तो वो कौन सा है, वो रिएक्शन है। उसे हम एन से भी नोटेशन कर सकते हैं, यानी नॉर्मल। अब क्या होगा, जो समानुपाती स्थिरांक है इसको हम हटाएंगे, भाई इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर। ये इसे क्या लिख सकते हैं, एफ आर इज इक्वल टू म्यू एन, यानी नॉर्मल। जो म्यू है ये क्या है, एक फ्रैक्शन कोएफिशिएंट है, घर्षण गुणांक है, जो किस पे निर्भर करता है, केवल जो सरफेस है उसकी प्रकृति पे निर्भर करता है, उसके एरिया पे निर्भर नहीं करता। भाई वो कितना जो बॉडी उसके ऊपर मोशन कर रही है, कितना एरिया वो घेर रही है, उस पर निर्भर नहीं करता। केवल किस पे निर्भर करेगा, जो बॉडी का जो बॉडी जिस सरफेस पे मोशन कर रही है वो कैसी है, स्मूथ है या थोड़ी बहुत खुरदरी है, वो इस पे निर्भर करता है। किस पे डिपेंडेंसी होती है, केवल म्यू पे, घर्षण गुणांक के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। अब हम देखते हैं कि घर्षण कोण क्या होता है, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। भाई ये तो चीजें समझ में आ गई होगी, स्टैटिक हो गया, लिमिटिक हो गया, काइनेटिक हो गया। अब जो ये है फ्रिक्शन है, इसका यूज क्या है, भाई इसका कुछ यूज भी तो है। अब जो हम सरफेस पे चल रहे हैं, यानी पृथ्वी पे हम चल रहे हैं, तो किसके कारण चल रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से चल रहे हैं। यदि हम किसी बोर्ड पे लिख रहे हैं, किसी भी जगह लिख रहे हैं, तो किसके कारण लिख रहे हैं, फ्रिक्शन की जगह, फ्रिक्शन होने के कारण ही लिख रहे हैं। यदि हम गाड़ी चला रहे हैं, उसमें ब्रेक लगा रहे हैं, तो किसके कारण लगा रहे हैं, फ्रिक्शन के कारण लगा रहे हैं। हम मान लो मैं इस बॉडी पे, इस जो बॉडी है या सरफेस इस पे चलना चाहता हूँ, तो यदि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो चलना संभव होगा क्या, नहीं होगा। यानी इससे क्या होगा, गति नहीं होगी। तो चलने के लिए घर्षण आवश्यक है। घर्षण के एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ज्यादा है और डिसएडवांटेज कम है। यदि हम किसी मशीन को देखते हैं, भाई मशीन चलती है तो वो गर्म होती है, तो गर्म होने का कारण क्या है, उसका फ्रिक्शन ही है। भाई गर्म होने का कारण क्या है, फ्रिक्शन है। और फ्रिक्शन से क्या होगा, हीट जनरेट होगी, जिससे क्या होगा, जो मशीन चल रही है उसकी इफिशियंसी कम होगी। भाई जो मोटरसाइकिल चलती है या कार चलती है तो वो गर्म होती है, किसके कारण होती है,
तो फ्रिक्शन के कारण तो होती है। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो गर्म नहीं होती, लेकिन फ्रिक्शन ही होना जरूरी है। मान लो वो एक आटा चक्की होती है, आटा चक्की में क्या होता है, मोटर से जुड़ी हुई क्या होती है, एक फेलमेट जुड़ी हुई होती है। यदि वो फेलमेट वहां से फ्रिक्शन नहीं करेगी तो वो आटा चक्की चल पाएगी क्या? तो फ्रिक्शन के कारण चल पाएगी। भाई मान लो जो ये सरफेस है, इस सरफेस में हम चल रहे हैं, और यदि बाई चांस इस पे थोड़ा बहुत क्या है पानी डाल दिया जाए या तेल डाल दिया जाए, तो यहाँ पे चलना क्या होगा, संभव हो गया क्या? भाई मैं चल सकता हूँ क्या? गिर जाऊंगा। तो वही चीज है कि फ्रिक्शन का बहुत बड़ा रोल है, फ्रिक्शन होना चाहिए। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये जीवन असंभव हो जाएगा। यानी हम घर से निकल जाएंगे तो वापस घर पे नहीं पहुंच पाएंगे। भाई मान लो फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम एक निश्चित डायरेक्शन में नहीं जा सकते। यदि फ्रिक्शन है तभी तो हम एक निश्चित डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और एक होता है एंगल ऑफ रिपोज, विराम कोण। तो टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और एक होता है एंगल ऑफ रिपोज। इससे तो क्या कहते हैं, घर्षण कोण। ये क्या है, विराम कोण। अब ये कोई बॉडी है, यहाँ पे सिचुएटेड है, इस पे क्या लगाएंगे हम, एक फोर्स लगाएंगे। तो पीछे क्यों क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये बॉडी है, इसका मास m है, ये बॉडी है, इसका मास m, तो नीचे क्यों क्या लगेगा, mg लगेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रिएक्शन फोर्स कहते हैं। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, भाई ये तो नीचे वाला तो एक्शन हो गया और ऊपर वाला रिएक्शन। इसको हम r से भी नोटेशन नोट कर सकते हैं, इससे हम n से भी नोटेट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, जो ये एफ आर और आर है, इसका जो रिजल्टेड है वो क्या करेगा, जो एफ आर से कुछ कोण बनाएगा। यानी एफ आर और आर का एक परिणामी है, वो जो आर से, यानी जो हम प्रतिक्रिया बल है, रिएक्शन फोर्स है, उसे क्या बनाएगा, कुछ कोण बनाएगा थीटा। उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण कोण, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, यानी थीटा कहते हैं। अब इस थीटा का मान हम निकालेंगे, थीटा का मान हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, हम एक पढ़ चुके कंपोनेंट निकालेंगे इसके। भाई इसको हम नाम दे दें एस, तो क्या करेंगे, इसका इधर कंपोनेंट निकालेंगे और इसका इधर कंपोनेंट निकालेंगे। अब इसका यदि हम इधर कंपोनेंट निकाले तो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, एस कोस थीटा लिख सकता हूं, और एफ आर क्या लिख सकता हूं मैं, एफ आर इज इक्वल टू एस साइन थीटा लिख सकता हूं। इसको समीकरण नंबर 1 दें और इसको समीकरण नंबर 2 दें। अब क्या होगा, समीकरण 2 को डिवाइड कर दिए किससे, समीकरण 1 से, तो क्या आएगा, एफ आर अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इससे क्या आ जाएगा, टेन थीटा। और हम देख चुके हैं, यानी एफ आर, जो एफ आर है किसके समानुपाती था, एन के, या एफ आर समानुपाती था आर के। इसको हटाइए तो क्या आएगा, एफ आर इज इक्वल टू म्यू एन, या एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर। जो यहाँ पे क्या होता है, एन इज इक्वल टू आर होता है, एक ही चीज है दोनों की, आप एन ले लो या आर ले लो। तो एफ आर अपॉन आर तीसरे क्या लिख सकता हूं मैं, यानी एफ आर अपॉन आर तीसरे क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। तो क्या आएगा यहां से, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। यानी जो फ्रैक्शन ऑफ एंगल है किस पे डिपेंड कर रहा है, एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, यानी घर्षण कांस्टेंट, घर्षण नियतांक पे डिपेंड कर रहा है। अब निकालेंगे हम भाई एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, विराम कोण क्या होता है। कोई भी क्या है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इससे कुछ कोण बनाता क्या है, मान लो इसको मान ले लैम्डा, इससे कुछ कोण बनाता हुआ एक सरफेस है,
जिसे हम क्या कहते हैं इनक्लाइंड प्लेन या नत समतल, इसके ऊपर एक क्या है बॉक्स रखा हुआ है। अब इसका कुछ मास होगा तो नीचे की ओर क्या लगेगा mg लगेगा, इसके ऊपर की ओर क्या लगेगा भाई mg। इसको संतुलित थोड़ी कर रहा है, इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो कंपोनेंट के लिए क्या होगा यहाँ से भाई जो ये लैम्डा है तो ये कितना होगा लैम्डा होगा, ये तो हम निकाल सकते हैं, वो भी आपको अभी समझा दूंगा भाई लैम्डा कैसे निकालेंगे। तो ये लैम्डा है तो इधर कितना आएगा mg cos लैम्डा, और इधर कितना आएगा mg sin लैम्डा। और क्या है इधर एक फोर्स लग रहा है भाई, इधर क्या कर रहा है जो ये है mg sin लैम्डा, इसको क्या कर रहा है नीचे की ओर धकेलने का प्रयास कर रहा है। तो इसके विपरीत दिशा में क्या लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो क्या करेगा इसको रोकने का प्रयास करेगा। भाई हमें तो क्या निकालना है एंगल ऑफ रिपोज निकालना है, विराम कोण निकालना है। किसी नत समतल पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है वो मोशन नहीं करे, वह कोण निकालना है। यानी ये कोण कितना होना चाहिए, ये एंगल कितना होना चाहिए, ये बॉक्स मोशन में नहीं आए। तो ऊपर की ओर क्या है एक भाई, नीचे की ओर तो क्या हो गया एक्शन हो गया, ऊपर की ओर एक रिएक्शन फोर्स लगता है आर। तो अब क्या होगा यदि ये सभी फोर्स इक्विलिब्रियम में हो तो क्या होगा, ये जो बॉक्स है मोशन नहीं करेगा। यदि इतना फोर्स mg sin लैम्डा इधर लग रहा है उतना ही ये इधर लगेगा तो ये बॉक्स मोशन करेगा क्या नहीं करेगा, हाँ जो है वही रहेगा। तो जो ऊपर वाला r है और नीचे वाले mg cos लैम्डा के बराबर लगेगा तो ये भी मोशन नहीं करेगा। पहले हम देख लेते हैं भाई जो लैम्डा है वो कैसे आएगा। भाई मान लो ये है, ये इसके ऊपर क्या है जो ये लाइन आ रही है ये क्या परपेंडिकुलर है, तो पूरा एंगल कितना हो गया 90 हो गया। भाई ये तो है, तो ये क्या है ये पूरा 90 हो गया, इसको नाम ओ दे दें, ये ओ है ये 90 हो गया। अब ये 90 हो गया और ये लैम्डा हो गया तो ये कितना हो गया 90 माइनस लैम्डा हो गया। अब हमें निकालना है ये एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई ये 90 माइनस लैम्डा है और ये कितना हो गया इसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर है तो ऊपर वाला एंगल आ जाएगा। भाई ये कितना है 90 है और ये 90 माइनस लैम्डा है तो ऊपर वाला आ जाएगा। यानी जो मेरे को निकालना है वो एंगल प्लस 90 प्लस 90 माइनस लैम्डा और टोटल एंगल कितना होता है 180। जो मेरे को एंगल निकालना है यानी पर्सन वाइज सेक्शन यानी जो एंगल हमें निकालना है कितना आएगा 180 माइनस 180 प्लस लैम्डा, तो क्या जाएगा एंगल लैम्डा जाएगा। लैम्डा ये यानी जितना एंगल ये बना रहा है उतना एंगल ये बनाएगा। अब इसकी हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखते हैं तो लिखिए तो क्या आएगा mg यानी एफ आर को क्या लिख सकते हैं हम एफ आर इज इक्वल टू mg sin लैम्डा और r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं r या n, r भी दे सकते हैं या n भी नाम से हम दे सकते हैं। क्या आएगा mg cos लैम्डा, इसको डिवाइड कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दे, तो इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 क्या आएगा एफ आर अपॉन आर इज इक्वल टू साइन लैम्डा अपॉन cos लैम्डा इज इक्वल टू tan लैम्डा। इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से एफ आर अपॉन आर को म्यू लिख सकते हैं, तो क्या आएगा म्यू इज इक्वल टू tan लैम्डा। ये कौन सा एंगल आ गया ये एंगल ऑफ रिपोज यानी विराम कोण आ गया। यदि इसका मान लैम्डा का मान इतना होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। यदि लैम्डा का मान इतना कितना होगा इतना मान होगा तो क्या होगा जो ये बॉक्स है यहाँ पे क्या नहीं होगा यहाँ पे फिसलेगा नहीं, गति नहीं करेगा। अब इस दोनों का यूज करके हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे भाई इसका और इसको क्या लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan लैम्डा। यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ये भी कंडीशन ध्यान रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं लेकिन ज्यादा क्वेश्चन इससे और इससे बनते हैं। यानी हमें क्या देगा म्यू का मान दे देगा और लैम्डा का मान पूछ लेगा कि भाई ये मोशन कब नहीं करेगा, इसको ध्यान में रखना है। अब हम क्या करेंगे जो ये बॉक्स है इसको क्या करेंगे दो फोर्स लगाएंगे, एक तो क्या करेंगे पुश करेंगे और एक क्या करेंगे पुल करेंगे। वो कंडीशन भी देख लेते हैं एक बार।
इसका यूज हम आगे करेंगे। इसको हम और क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते क्या होता है, ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसका यूज हम आगे करेंगे। अब क्या करेंगे, ये एक बॉक्स है, पहले तो पढ़ लेते हैं पुलिंग फोर्स, PULLING पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स मतलब ये मेरे पास में कोई एक बॉक्स है, इसको क्या करूंगा, कुछ कोण बनाते हुए मैं ऊपर की ओर खींचूंगा। ये इसकी क्या है, जाने वाली एक रेखा है, क्षैतिज यानी हॉरिजेंटल। यहां से क्या है, कुछ एंगल बना रहे हैं अल्फा, यहां से क्या एक फोर्स लगा रहे हैं P। तो मिनिमम मेरे को कितना फोर्स चाहिए जिससे क्या हो, ये मोशन कर सके, वो हमें फाइंड आउट करना है। इसका मास कितना है, m है। इसका मास कितना है, m है। तो क्या होगा, नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, mg। और इसके विपरीत दिशा में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, Fr बाई। और जो इसका कंपोनेंट है कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो कितना आएगा, P cos अल्फा। और ऊपर की ओर कितना आएगा, P sin अल्फा। और एक ये तो हो गया एक्शन, एक ऊपर क्या लगेगा, एक रिएक्शन, जिसे हम नाम देते हैं R भी दे सकते हैं और N भी दे सकते हैं। अब पहले ये मान लीजिए कि ये मोशन में नहीं आई, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रही, यानी स्टेबल रही। इसके लिए क्या होगा, ये फोर्स है इसके बराबर होगा, और ये जो टोटल फोर्स है वो क्या है, इसके बराबर होगा। तो पहले क्या है, जो इक्वेशन है हम ये लिख लेते हैं, Fr इज इक्वल टू P cos अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे, और यहां से क्या आएगा, R प्लस P sin अल्फा इज इक्वल टू mg। अब हमें क्या है, हम जानते हैं यानी एफ आर समानुपाती क्या होता है, आर होता है, और एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर होता है। मेरे को एफ आर और आर की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, एफ आर और आर की वैल्यू चाहिए। एफ आर की वैल्यू तो मेरे को यहाँ से मिल गई, अब निकालनी है आर की वैल्यू। तो आर की कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू एम जी माइनस पी साइन अल्फा। इस इक्वेशन कौन सी होगी, 2। और हम जानते हैं क्या, ये वी नाउ एफ आर इज इक्वल टू म्यू आर। इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, 3 में पुट करेंगे। भाई इक्वेशन 1 और 2 है, इसको 3 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ आर अपनी जगह ही है, एफ आर की जगह लिख देंगे पी कोस अल्फा इज इक्वल टू म्यू अपनी जगह ही है, आर की जगह लिख दें एम जी माइनस पी साइन अल्फा। तो इससे क्या आएगा, अब म्यू को हम भाई म्यू के लिए हम पढ़ चुके हैं, अभी आगे क्या लिख सकते हैं, v नाउ म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 4 में ये म्यू का मान रखेंगे तो क्या आएगा, p cos अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एम जी माइनस पी साइन अल्फा। ये आ गया। अब क्या करेंगे, कोस थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, p कोस अल्फा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन थीटा को उसके अंदर मल्टीप्लाई करा दें, एम जी माइनस पी साइन अल्फा साइन थीटा। अब जो पी वाली टर्म है उसको ए को ले लेते हैं, यानी पी इस टर्म को उठा के इधर ले जाते हैं, पी कोस अल्फा कोस थीटा प्लस पी साइन अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एम जी साइन थीटा।
भाई m को पहले लिख दिया और sin थीटा को बाद में लिख दिया। अब इसमें से क्या करते हैं, p कॉमन ले ले, क्या आएगा cos अल्फा cos थीटा प्लस sin अल्फा sin थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। अब हम जानते हैं जो ये फॉर्मूला होता है cos अल्फा cos थीटा प्लस sin अल्फा sin थीटा किसके बराबर होता है, किसका हो गया, cos अल्फा माइनस थीटा का फॉर्मूला हो गया, cos अल्फा माइनस थीटा का फॉर्मूला हो गया। यदि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे क्या लेना है, cos में हमें नेगेटिव साइन लेना है, और साइन के लिए क्या होता है sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा होता है। तो क्या आ जाएगा mg sin थीटा, यहाँ से p मिनिमम, यानी इतना तो फोर्स होना ही चाहिए तभी क्या है ये पुलिंग कैनियम से हम खींच पाएंगे। कितना आएगा mg sin थीटा अपॉन cos अल्फा माइनस थीटा, ये मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है। अब हम क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे, ये तो क्या है पुलिंग का केस हो गया, इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसे पुश कर सकते हैं, वो भी हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। एक बार तो पहले इस फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं, पी मिनिमम इज इक्वल टू mg sin थीटा cos अल्फा माइनस थीटा। अब इधर से हम क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे, उसके लिए भी एक वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये फोर्स नहीं लगाएंगे, इसको रहने दो, एक बार एक अलग केस बना लेते हैं। यहाँ पे भाई ये बॉक्स है, यहाँ पे रखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, इधर की ओर फोर्स लगाएंगे, क्या होगा नीचे की ओर एनर्जी लगेगा। अब भाई फोर्स है इधर लग रहा है, यदि हम इसका कंपोनेंट लेना चाहिए, यहाँ पे अल्फा है तो कंपोनेंट तो इधर आ रहा है, तो ये मोशन थोड़ी करेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट को उधर हमें लेना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। यदि ये एंगल अल्फा है तो ये कितना बनेगा, ये अल्फा बनेगा। अब ये एंगल अल्फा है तो क्या निकालेंगे इसका, और इसको पी मान लेते हैं। भाई जो मोशन कर रहा है बॉक्स वो किधर मोशन करेगा, इधर ही मोशन करेगा, तो इसका कंपोनेंट जो आना चाहिए कौन सा वाला, पी cos अल्फा वाला, उधर ही आना चाहिए, तभी क्या करेगा मोशन करेगा, नहीं तो ये मोशन नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, पी इधर इधर ले लिया। अब क्या करेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, तो क्या आएगा पी cos अल्फा, इधर क्या आएगा mg तो नीचे लग रही है, और एक और लगा देते हैं पी sin अल्फा, ऊपर क्या लग रहा है आर लिख सकते हैं या एन लिख सकते हैं, वो ऊपर की ओर लग रहा है, पीछे क्या लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। अब ये बॉक्स मोशन नहीं करेगी, इसके लिए क्या निकालेंगे हम, इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालेंगे। तो क्या आएगी, लिख सकते हैं हम एफ आर इज इक्वल टू पी कोस अल्फा। यदि एफ आर पी कोस अल्फा के बराबर हो तो ये मोशन करेगा क्या, नहीं करेगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अगली कौन सी आएगी, यानी ये इसके बराबर होना चाहिए, तो आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम पी साइन अल्फा प्लस mg, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू एफ आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर होता है, और क्या लिख सकते हैं म्यू को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू आर। इसका मान क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, भाई म्यू की जगह tan थीटा होता है, उसको हम sin थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे एफ आर का मान कितना है, पी कोस अल्फा इज इक्वल टू म्यू पे जगह है sin थीटा अपॉन कोस थीटा, आर का मान कितना है पी sin अल्फा प्लस mg, इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। तो क्या आएगा पी कोस अल्फा कोस थीटा इज इक्वल टू पी sin थीटा sin अल्फा प्लस mg इंटू sin थीटा। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, p इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस थीटा माइनस, यानी p को ले लेते हैं, क्या आएगा sin थीटा sin अल्फा इज इक्वल टू mg sin थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा p, और इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस अल्फा कोस बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा क्या है कोस a माइनस b का फॉर्मूला, कोस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू mg
साइन थीटा, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg साइन थीटा अपॉन कोस अल्फा प्लस थीटा। तो ये किसका माना जाएगा, ये मिनिमम मेरे को कितना फोर्स रिक्वायर होगा जिससे कि ये क्या हो, मोशन में आ सके। और इसके और भी केस बनते हैं, और कैसे बनेंगे, एक इंक्लाइन प्लेन है, इस पे मोशन करेगा, इसको नीचे की ओर खींचेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे, और एक ऐसा फोर्स भी लगाएंगे जिससे क्या है, इसको हम विराम में रख सकें। उसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।